नमस्कार दोस्तों, हेडलाइंस ऑफ द डे की सीरीज में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज डेट 5 मार्च और इस एपिसोड में हम बीते 3 और 4 तारीख की भी न्यूज़ को कवर करेंगे। तो बिना देरी किए एपिसोड की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम देखेंगे एक मोटिवेशनल कोट को। तो कोट है, शिक्षा हमारे भविष्य की नींव है जिसका हमें मजबूती से निर्माण करना चाहिए, और ये कथन है महात्मा गांधी जी का। और इसी के साथ अब हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे पिछले अभ्यास प्रश्न को। तो प्रश्न था, मेनिंगोकोकल बीमारी का कारण कौन सा जीवाणु है? आपके पास 4 ऑप्शन थे। ए विब्रियो कोलेरी, बी नेस्सेरिया मेनिंगेटिडिस, सी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस या डी साल्मोनेला टाइफी। और इस प्रश्न का सही उत्तर था विकल्प बी नेस्सेरिया मेनिंगिटिस। इस प्रश्न के विश्लेषण को आप हमारे पिछले एपिसोड में जाकर के देख सकते हैं। और अब हम शुरुआत करेंगे आज की पहली न्यूज को। न्यूज है, इंडिया रैंक सेकंड ग्लोबली इन चाइल्ड होल्ड ओबेसिटी स्टडी। और ये टॉपिक जो है वो आपके जीएस पेपर 3 हेल्थ से रिलेटेड है। न्यूज क्या है इसे समझ लेंगे। तो वर्ल्ड ओबेसिटी फेडरेशन की वर्ल्ड ओबेसिटी एटलस 2026 की एक रिपोर्ट आती है। अब रिपोर्ट के अनुसार भारत में बच्चों में मोटापा काफी तेजी से बढ़ रहा है और उच्च बॉडी मास इंडेक्स यानी कि बीएमआई वाले बच्चों की संख्या के मामले में भारत दुनिया में चीन के बाद दूसरे स्थान पर है। अब अनुमान ये भी है कि 2025 में भारत में 5 से 9 वर्ष के लगभग 1.5 करोड़ बच्चे और 10 से 19 वर्ष के लगभग 2.6 करोड़ से अधिक बच्चे अधिक वजन या मोटापे से ग्रस्त हैं। अब रिपोर्ट ये भी बताती है कि दुनिया के केवल कुछ ही देशों में इतने बड़े पैमाने पर बच्चों में मोटापा देखने को मिलता है। चीन, भारत और अमेरिका ऐसे देश हैं जहां पर 1 करोड़ से अधिक बच्चे मोटापे से ग्रस्त हैं। चीन में लगभग 6 करोड़ बच्चे उच्च बीएमआई वाले हैं और लगभग 3 करोड़ बच्चे मोटापे से ग्रस्त हैं। भारत में करीब 4 करोड़ बच्चे उच्च बीएमआई वाले हैं और लगभग 1 करोड़ बच्चे मोटापे से ग्रस्त हैं, जबकि अमेरिका में लगभग 2 करोड़ बच्चे उच्च बीएमआई वाले और 1 करोड़ बच्चे मोटापे से ग्रस्त हैं। और अब इससे जुड़े कुछ और बिंदुओं को भी समझ लेंगे। तो अब अगर इस पूरी रिपोर्ट को व्यापक संदर्भ में देखें तो वैश्विक स्तर पर बचपन का मोटापा लगातार बढ़ रहा है। रिपोर्ट के अनुसार 2010 में दुनिया के 14.6% बच्चे अधिक वजन या मोटापे से ग्रस्त थे, जो बढ़कर अब लगभग 20.7% हो गए हैं। अनुमान ये भी लगाया गया है कि यदि यही रुझान जारी रहा तो 2040 तक दुनिया में लगभग 507 मिलियन यानी कि 50.7 करोड़ बच्चे अधिक वजन या मोटापे से ग्रस्त हो सकते हैं। अब रिपोर्ट में यह भी चेतावनी दी गई है कि मोटापे की वृद्धि को आधा करने का वैश्विक लक्ष्य 2025 तक पूरा नहीं हो पाएगा और इसलिए अब इसकी समय सीमा बढ़ाकर 2030 कर दी गई है। हालांकि अधिकांश देशों की तरह भारत भी इस लक्ष्य को हासिल करने में पीछे है। अब सवाल ये उठता है कि भारत में बच्चों में मोटापा तेजी से क्यों बढ़ रहा है? तो रिपोर्ट के अनुसार इसके पीछे कई रोके जा सकने वाले जोखिम कारक है। उदाहरण के लिए 11 से 17 वर्ष के लगभग 74% किशोर पर्याप्त शारीरिक गतिविधि नहीं करते हैं। स्कूलों में भी पोषण से जुड़ी समस्याएं हैं क्योंकि केवल 35.5% स्कूली बच्चों को ही स्कूल में भोजन मिलता है। इसके अलावा 1 से 5 महीने के लगभग 32.6% शिशुओं को पर्याप्त स्तनपान नहीं मिल पाता, जो कि आगे चलकर मोटापे के जोखिम को बढ़ा सकता है। इसके साथ साथ खान पान की आदतें भी बड़ी वजह बन रही हैं। रिपोर्ट बताती है कि 6 से 10 वर्ष के बच्चे रोजाना औसतन लगभग 50 मिलीलीटर मीठे पेय पदार्थ पीते हैं, जो कि धीरे धीरे मोटापे का कारण बन सकते हैं। इसके अलावा 15 से 49 वर्ष की महिलाओं में 13.4% का बीएमआई अधिक है और 4.2% महिलाएं टाइप 2 डायबिटीज से पीड़ित हैं, जो कि अगली पीढ़ी के स्वास्थ्य पर भी प्रभाव डाल सकता है। रिपोर्ट चेतावनी देती है कि यदि इस समस्या को नियंत्रित नहीं किया गया तो 2040 तक भारत में उच्च बीएमआई से जुड़े रोगों जैसे कि मधुमेह, हृदय रोग और अन्य जीवन शैली से जुड़े बीमारियों का खतरा बच्चों में काफी बढ़ सकता है और इसलिए इसे केवल स्वास्थ्य समस्या नहीं बल्कि भविष्य की सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौती माना जा रहा है। वर्ल्ड ओबेसिटी फेडरेशन का कहना है कि मोटापा हर 5 में से 1 बच्चे को प्रभावित कर रहा है और इसलिए रोकथाम और उपचार दोनों पर जोर देना जरूरी है। रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है कि मीठे पेय पदार्थ पर टैक्स लगाया जाए, बच्चों को लक्षित जंक फूड विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगाया जाए और बच्चों में शारीरिक गतिविधि बढ़ाने के लिए नीतियां बनाई जाए। संक्षेप में कहें तो यह रिपोर्ट यह संकेत देती है कि यदि समय रहते प्रभावी कदम नहीं उठाए गए तो आने वाले वर्षों में बचपन का मोटापा भारत सहित दुनिया के लिए एक गंभीर स्वास्थ्य संकट बन सकता है। और इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगली न्यूज को। न्यूज है, सेंटर्स इंक्स 5,000 करोड़ रुपए डील टू स्ट्रेंथन मैरीटाइम सिक्योरिटी। और ये टॉपिक जीएस पेपर 3 डिफेंस से जुड़ा हुआ है। न्यूज को समझ लेंगे। तो भारत की समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार ने लगभग 5,083 करोड़ रुपए के 2 महत्वपूर्ण रक्षा समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। पहला समझौता हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड के साथ किया गया, जिसके तहत इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए 6 ALHM के 3
एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर खरीदे जाएंगे और इन हेलीकॉप्टरों की कुल लागत लगभग 2,901 करोड़ है, जिसमें कि ऑपरेशन उपकरण, इंजीनियरिंग सहायता और लॉजिस्टिक सपोर्ट भी शामिल है। ये 2 इंजन वाले आधुनिक हेलीकॉप्टर हैं जिनमें वर्तमान प्लेटफॉर्म की तुलना में अधिक उन्नत तकनीक और निगरानी प्रणाली है। इनका उपयोग तटीय क्षेत्रों की निगरानी, खोज और बचाव, मछुआरों की सुरक्षा, समुद्री पर्यावरण की रक्षा तथा कृत्रिम द्वीपों और अपतटीय प्रतिष्ठानों की सुरक्षा के लिए किया जाएगा। यह हेलीकॉप्टर तट आधारित एयरबेस के साथ साथ समुद्र में तैनात जहाजों से भी संचालन करने में सक्षम है और इस परियोजना से 200 से अधिक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों को काम मिलेगा और लगभग 65 लाख मानव घंटों का रोजगार सृजित होने की संभावना है, जिससे कि आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया पहल को भी बढ़ावा मिलेगा। दूसरा समझौता लगभग 2,182 करोड़ रुपए का है, जिसके तहत भारतीय नौसेना के अग्रिम पंक्ति के युद्धपोत पर SHTIL सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम लगाया जाएगा और इसके लिए रूस की सरकारी रक्षा कंपनी JSC रोसोबोरोन एक्सपोर्ट के साथ अनुबंध किया गया है। यह मिसाइल प्रणाली दुश्मन के लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर, ड्रोन और एंटीशिप मिसाइल जैसे हवाई खतरों को नष्ट करने में सक्षम है। यह प्रणाली ऊर्ध्वाधर प्रक्षेपण तकनीक पर आधारित है और हर मौसम में तेज प्रतिक्रिया देने की क्षमता रखती है। इसे इंडियन नेवी के युद्धपोतों पर लगाकर उनकी हवाई रक्षा क्षमता को और मजबूत किया जाएगा। इससे नौसेना की लेयर्ड एयर डिफेंस प्रणाली मजबूत होगी और युद्ध की स्थिति में जहाजों की सुरक्षा और जीवित रहने की क्षमता बढ़ेगी। कुल मिलाकर के यह रक्षा सौदा भारत की समुद्री सुरक्षा, निगरानी क्षमता और वायु रक्षा प्रणाली को मजबूत करने के साथ साथ घरेलू रक्षा उद्योगों को भी प्रोत्साहित करता है। और इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगली न्यूज को। न्यूज है यूके म्यूजियम रिटर्न्स 16th सेंचुरी ब्रोंज स्टैचू टू इंडियन गवर्नमेंट। टॉपिक जो है वो GS पेपर 1 आर्ट एंड कल्चर से जुड़ा हुआ है। न्यूज को समझ लेंगे तो इंग्लैंड के ऑक्सफोर्ड स्थित एशमोलियन संग्रहालय ने 16वीं शताब्दी की एक कांस्य प्रतिमा भारत को लौटा दी है और यह प्रतिमा संत तिरुमंगई अलवर की है। इसे लंदन स्थित भारतीय उच्चायोग को एक औपचारिक समारोह में सौंपा गया और बाद में इसे तमिलनाडु के अपने मूल मंदिर में वापस स्थापित किया जाएगा। यह प्रतिमा इंग्लैंड के ऑक्सफोर्ड में स्थित एशमोलियम म्यूजियम में रखी गई है और ये प्रतिमा वैष्णव संत तिरुमंगई अलवर की है, जो दक्षिण भारत के प्रसिद्ध भक्ति संतों में से एक थे और 12 अलवार संतों में शामिल माने जाते हैं। यह कांस्य मूर्ति लगभग 16वीं शताब्दी की मानी जाती है और मूल रूप से तमिलनाडु के सुंदरराज पेरुमल मंदिर में स्थापित थी, जहां इसकी पूजा की जाती थी। और इसी के साथ यह प्रतिमा संग्रहालय के पास 1967 में पहुंची थी। उस समय इसे एक निजी संग्राहक JR मेलबोर्न द्वारा नीलामी के माध्यम से बेचा गया था, लेकिन यह स्पष्ट नहीं था कि यह प्रतिमा उनके पास कैसे पहुंची। फिर बाद में 2019 में एक फ्रांसीसी शोधकर्ता ने पुराने अभिलेखों और तस्वीरों का अध्ययन किया और उसे 1957 में मंदिर में दी गई एक तस्वीर मिली, जिससे पता चला कि वही प्रतिमा बाद में यूरोप के संग्रहालय में पहुंच गई है। 2020 में मंदिर के अधिकारियों ने शिकायत दर्ज कराई कि मंदिर की असली प्रतिमा की जगह एक आधुनिक नकली प्रतिमा लगा दी गई है और इसके बाद भारतीय अधिकारियों ने इस मामले की जांच की और ब्रिटेन से इसे वापस करने की मांग की। भारतीय उच्चायोग ने औपचारिक रूप से प्रतिमा की वापसी का दावा किया और विस्तृत जांच के बाद संग्रहालय ने इसे भारत को लौटाने का निर्णय लिया। यह प्रतिमा लंदन स्थित हाई कमीशन ऑफ इंडिया इन लंदन को सौंप दी गई थी और अब इसे भारत लाकर उसके मूल पूजा स्थल यानी कि सुंदर राजा पेरुमल मंदिर में फिर से स्थापित किया जाएगा। और इसी के साथ यह भारत की सांस्कृतिक विरासत की वापसी का महत्वपूर्ण उदाहरण है। पिछले कई वर्षों में भारत लगातार विदेशों में मौजूद अपनी चोरी या तस्करी होकर गई प्राचीन मूर्तियों और कलाकृतियों को वापस ला रहा है। इससे न केवल ऐतिहासिक धरोहर सुरक्षित होती है, बल्कि धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं की निरंतरता भी बनी रहती है। और इसी के साथ अब आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगली न्यूज को। न्यूज से इंडिया एंड कनाडा एग्री टू $1.9 बिलियन यूरेनियम डील एज कार्नी मीट्स PM मोदी। और ये टॉपिक GS पेपर 3 इकोनॉमी से जुड़ा हुआ है। न्यूज समझ लेते हैं तो भारत और कनाडा ने भारतीय परमाणु ऊर्जा रिएक्टरों के लिए $1.9 अरब का 10 साल का यूरेनियम आपूर्ति समझौता किया है। अब ये समझौता नई दिल्ली में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के बीच हुई बैठक के दौरान घोषित किया गया। इस बैठक का उद्देश्य पिछले कुछ वर्षों से तनावपूर्ण रहे भारत कनाडा संबंधों को सुधारना और रणनीतिक विश्वास को मजबूत करना था। तो इसमें पहला महत्वपूर्ण पहल ऊर्जा सहयोग है। भारत और कनाडा के बीच हुए समझौते के तहत कनाडा अगले 10 वर्षों तक भारत को यूरेनियम की आपूर्ति करेगा, जिसका उपयोग भारत के परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में बिजली उत्पादन के लिए किया जाएगा। इसके अलावा दोनों देशों ने नवीकरणीय ऊर्जा,
एलपीजी और ऊर्जा सुरक्षा के क्षेत्र में भी सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई है। इसका उद्देश्य भारत की बढ़ती ऊर्जा जरूरतों को पूरा करना और स्वच्छ ऊर्जा की दिशा में सहयोग बढ़ाना है। दूसरा पक्ष है आर्थिक सहयोग से जुड़ा हुआ। दोनों देशों ने कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट यानी कि CEPA यानी कि व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता को जल्द पूरा करने पर सहमति व्यक्त की है और ये एक प्रकार का मुक्त व्यापार समझौता है जिसके तहत दोनों देशों के बीच व्यापार को आसान बनाया जाएगा और लक्ष्य रखा गया है कि 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना किया जाए। और तीसरा पहलू है बहुपक्षीय सहयोग। कनाडा ने भारत के नेतृत्व वाले इंटरनेशनल सोलर अलायंस और ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस में सदस्य बनने का निर्णय लिया है। इससे साफ संकेत मिलता है कि कनाडा स्वच्छ ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन से निपटने के वैश्विक प्रयासों में भारत के साथ सहयोग बढ़ाना चाहता है। हालांकि इन सकारात्मक समझौतों के बावजूद भारत कनाडा संबंधों में एक बड़ा विवाद भी बना हुआ है जो खालिस्तानी कार्यकर्ता हरदीप सिंह निज्जर की हत्या से जुड़ा हुआ है। कनाडा में 2023 में उनकी हत्या हुई थी। इसके अलावा कनाडा की खुफिया एजेंसी कैनेडियन सिक्योरिटी इंटेलिजेंस सर्विस ने भी पहले यह आरोप लगाया था कि भारत कनाडा में विदेशी हस्तक्षेप कर रहा है। भारत लगातार इन आरोपों को निराधार बताता रहा और कहता है कि कनाडा को अपने देश में सक्रिय खालिस्तानी उग्रवादी समूहों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। इसके बावजूद दोनों देशों ने यह भी सहमति जताई है कि वे आतंकवाद, हिंसक उग्रवाद और संगठित अपराध से निपटने के लिए सुरक्षा सहयोग को मजबूत करेंगे और इसके लिए आतंकवाद विरोधी संयुक्त कार्य समूह की बैठक जल्द आयोजित की जाएगी और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों के स्तर पर संवाद जारी रहेगा। और समग्र रूप से देखें तो यह बैठक दो विरोधाभासी पहलुओं को दर्शाती है। एक तरफ ऊर्जा, व्यापार और तकनीक में सहयोग बढ़ाने की कोशिश और दूसरी तरफ निज्जर हत्याकांड तथा खालिस्तानी मुद्दे को लेकर जारी कूटनीतिक तनाव। और इसलिए आने वाले समय में भारत कनाडा संबंध इस बात पर निर्भर करेंगे कि दोनों देश इन विवादों को कैसे संभालते हैं और आपसी विश्वास को किस हद तक बहाल कर पाते हैं। और इसी के साथ अब हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे आज की अगली और अंतिम न्यूज को। न्यूज है US ईरान वॉर इम्पैक्ट इंडियन राइस शिपमेंट टू वेस्ट एशिया डेस्टिनेशन और ये टॉपिक GS पेपर 3 इकोनॉमी से जुड़ा हुआ है। न्यूज को समझ लेंगे तो अमेरिका, ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते सैन्य तनाव का असर अब वैश्विक व्यापार पर भी दिखाई देने लगा है और इसी कड़ी में पश्चिम एशियाई देशों को भेजे जाने वाले भारतीय बासमती चावल के निर्यात पर बड़ा असर पड़ा है और फिलहाल इन देशों को होने वाला निर्यात अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया है। सबसे पहले स्थिति को समझते हैं तो भारत हर साल बड़ी मात्रा में बासमती चावल का निर्यात करता है। इसका लगभग 70 से 75% पश्चिम एशिया के देशों को जाता है और इसमें प्रमुख खरीदार जो है वो ईरान, सऊदी अरेबिया, इराक और यूनाइटेड अरब अमीरात हैं। कुल मिलाकर भारत लगभग 6 मिलियन टन बासमती चावल का निर्यात करता है जिसमें से करीब 1 मिलियन टन केवल ईरान को जाता है। लेकिन युद्ध की स्थिति बनने के बाद इन देशों को भेजे जाने वाले जहाजों की आवाजाही प्रभावित हो गई जिसके कारण निर्यात फिलहाल रोक दिया गया है। इसका एक बड़ा कारण समुद्री परिवहन लागत में अचानक वृद्धि है। युद्ध के कारण जहाजों के ईंधन की कीमत तेजी से बढ़ गई है। उदाहरण के लिए जहाजों के ईंधन की कीमत कुछ ही दिनों में $480 से बढ़कर $925 प्रति बैरल हो गई है और इससे माल ढुलाई यानी कि फ्रेट कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गई। इसके साथ साथ कंटेनर और बड़े जहाज़ों की उपलब्धता भी कम हो गई जिससे निर्यातकों के लिए माल भेजना मुश्किल हो गया है। इस स्थिति का एक और असर यह भी हुआ है कि कई जहाज़ों में चावल बंदरगाहों पर फंस गया है यानी कि निर्यात के लिए तैयार माल अभी अपने गंतव्य देशों तक नहीं पहुंच पा रहा है और इसी कारण भारतीय निर्यातकों के संगठन ऑल इंडिया राइस एक्सपोर्ट्स एसोसिएशन ने केंद्र सरकार से विलंब शुल्क यानी कि डेमरेज की समीक्षा करने की मांग की क्योंकि जहाज़ों के रुकने से निर्यातकों को अतिरिक्त लागत उठानी पड़ रही है। अगर व्यापार के पैटर्न को देखें तो सामान्यतः अक्टूबर से मार्च के बीच बासमती चावल का निर्यात सबसे ज्यादा होता है और इसलिए इस समय निर्यात रुकने से व्यापारियों और किसानों दोनों पर असर पड़ सकता है। हालांकि जानकारी के अनुसार ईरान ने पिछले कुछ महीनों में चावल की खरीद बढ़ा दी थी इसलिए उसके पास अभी कुछ समय के लिए पर्याप्त भंडार मौजूद है। इस संकट का असर बाजार कीमतों पर भी दिखाई दे रहा है। पिछले महीने बासमती चावल के थोक दाम लगभग 10 से 15% तक बढ़ गए थे और विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले समय में कीमतों में और अधिक उतार चढ़ाव हो सकता है। समग्र रूप से देखें तो ये घटना दर्शाती है कि भू राजनीतिक संघर्ष केवल सुरक्षा या राजनीति तक सीमित नहीं रहते बल्कि वे वैश्विक व्यापार, आपूर्ति श्रृंखला और खाद्य बाजारों को भी सीधे प्रभावित करते हैं। भारत के लिए पश्चिम एशिया एक बड़ा कृषि निर्यात बाजार है और इसलिए क्षेत्र में लंबे समय तक तनाव रहने पर भारतीय कृषि निर्यात पर व्यापक प्रभाव पड़ सकता है। और ये थी आज की हमारी सभी इंपॉर्टेंट खबर। अब देख लेते हैं इससे संबंधित एक अभ्यास प्रश्न को। प्रश्न है, वर्ल्ड ओबेसिटी एटलस 2026 रिपोर्ट किस संगठन के द्वारा जारी की जाती है? A WHO, B यूनिसेफ, C वर्ल्ड ओबेसिटी फेडरेशन या D वर्ल्ड बैंक। और इस प्रश्न का उत्तर आपको हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में देना है। इस प्रोग्राम की PDF को आप हमारे टेलीग्राम चैनल नेक्स्ट IAS हिंदी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।